नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया। कहा, राज्य में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ वार्ता से इनकार किया। श्री शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के बाद होंगे। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुख्य चुनाव सुधारों पर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत जारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ मुस्लिम समुदाय से संपर्क जारी रखेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना। केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को और बद्रीनाथ के कपाट 29 नवंबर को बंद होंगे। म्यांमार में नौकरियों के घोटाले में फंसे 45 भारतीयों को छुड़वाया गया। ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया। और लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इस पर 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये लगभग 247 एकड़ में बनाया गया है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एम्स हरित एम्स के नाम से जाना जाएगा। इसके निर्माण में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हिमाचल प्रदेश अपने रक्षा कर्मियों के लिए जाना जाता था और अब एम्स बन जाने के बाद चिकित्सा सुविधाओं के साथ अपनी पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर राज्य की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का दोहरा उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ होगा। इससे यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहाँ का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बिलासपुर के बांदला में 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय जल अभियांत्रिकी महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन वाली सड़क परियोजना की भी आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी राज्यों के लिए समान विकास सुनिश्चित किया है और हिमाचल प्रदेश में हुए विकास कार्य जनता के वोट की शक्ति का परिणाम है। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार किया है। बारामूला में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करेगी और पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। गृह मंत्री ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, न कि पाकिस्तान के। इन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया। वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए
जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इससे कश्मीर का क्या भला किया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था जमीनी स्तर तक पहुंची है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। श्री रिजिजू ने एक समाचार पत्र से भेंट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बदलते समय और स्थितियों की मांग है कि कुछ चुनावी कानूनों में परिवर्तन किए जाएं, जिससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें डॉक्टर जयशंकर असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए भारतीय समुदाय को सम्मानित करेंगे। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट जारी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की मंत्रिस्तरीय वार्ता कल होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाशिंगटन और ह्यूस्टन में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री पुरी शहरी बुनियादी ढांचे पर विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ मुस्लिम समुदाय से संपर्क का अपना अभियान जारी रखेगा। नागपुर में विजयादशमी के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और हिंदुत्व संगठन उनके डर और आशंकाओं को दूर करते रहेंगे। श्री भागवत ने कहा कि तथाकथित अल्पसंख्यकों के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिसका मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न तो संघ परिवार और न ही हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते। ऐसा कुछ डर मन में है और है, इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से ये क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया है। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन एथेनॉल बनाने में किया गया, जबकि चीनी मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि चालू मौसम भारतीय चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। रिकॉर्ड निर्यात से देश ने 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि मिलावटी नकली सामान के निर्माता या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया। कहा, राज्य में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं।
गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ वार्ता से इनकार किया। श्री शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के बाद होंगे। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुख्य चुनाव सुधारों पर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत जारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ मुस्लिम समुदाय से संपर्क जारी रखेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना। केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को और बद्रीनाथ के कपाट 29 नवंबर को बंद होंगे। म्यांमार में नौकरियों के घोटाले में फंसे 45 भारतीयों को छुड़वाया गया। ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया। और लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, the 6th of October 2022, brings an exclusive interview with Faiba Cooper, who was recently awarded the Crystal Gale Memorial Award 2022 for excellence in visual arts in Meghalaya. Looking forward to see you there. उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर समिति ने कल विजयादशमी के अवसर पर ये घोषणा की। भारत ने म्यांमार में नौकरियों के घोटाले में फंसे 45 भारतीय नागरिकों को छुड़वाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इन 45 भारतीयों में से 13 लोग कल तमिलनाडु पहुंचे। श्री बागची ने बताया कि फर्जी नियोक्ताओं के चुंगल से छुड़ाए गए कुछ और भारतीय म्यांमार प्रशासन की हिरासत में हैं और उनकी वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने कल वियना में हुई बैठक में तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया है। ये कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। इस कटौती से तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा व्यक्त की है। केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना पलक्कड़ जिले के वड़क्कमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से पीछे से टकरा गई। खबरों के अनुसार दुर्घटना में मारे गए लोगों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 छात्र, 5 अध्यापक और बस के 2 कर्मचारी सवार थे। 38 घायलों को त्रिशूर चिकित्सा विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को अलातूर के अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस बच्चों को लेकर तमिलनाडु के पर्यटन स्थल ऊटी जा रही थी। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर में विकास के लिए सरकार की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से ही देश और विदेश में चर्चा का विषय रहा है। सुशील जी, जम्मू एंड कश्मीर की जो विकास की यात्रा रही है, अगस्त 2019 के बाद से जब से इस भूतपूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, एक केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर एवं केंद्र शासित लद्दाख, कैसी रही है ये विकास की यात्रा अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर के लिए? इन 3 वर्षों में आधारभूत स्तर पर नए कार्यक्रम शुरू किए गए, चाहे वो उद्योगों के लिए लगभग 15,000 करोड़ का निवेश जो 72 वर्षों में था, तो 50,000 करोड़ का निवेश केवल 3 वर्षों में। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर 20,000 से ज्यादा घरों को बिजली पहुंचाई गई जो स्वतंत्रता बाद से अंधेरे में थे, और ये घर दूर दराज पहाड़ी इलाकों में थे। उन लोगों तक बिजली पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था, उसे किया गया। पहली बार, मतलब ये इतिहास में ऐतिहासिक
एक मानदंड हुआ कि जब 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर राज्य में आए और इनके कारण जो पर्यटन पर आधारित एक अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत लाभ हुआ। एक व्यापक स्तर पर लोगों ने खुशहाली देखी। जम्मू में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 80,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 63 परियोजनाएं बनाई गई हैं। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ रुपए की लागत से कीरू परियोजना का काम प्रगति पर है। इसी तरह से 4,633 करोड़ रुपए की कार परियोजना, 2,793 करोड़ रुपए की शाहपुर कुंडी और 11,908 करोड़ रुपए की लागत वाली पुंछ बिजली परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप इन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी परियोजनाओं को? जम्मू कश्मीर क्षेत्र एक पर्वतीय क्षेत्र है और जल संपदा से संपन्न है। यहाँ बहुत सी छोटी बड़ी नदियां हैं, जलाशय हैं और इसी कारण यहाँ पनबिजली का एक ये बहुत बड़ी क्षमता है जिसको अब तक से साधा नहीं गया। अब ये कार्य हो रहा है जो राज्य और देश दोनों के लिए एक आर्थिक संपन्नता का सूचक है। आधारभूत ढांचे के तुरंत विकसित होने का भी एक आश्वासन है जिसका लाभ सभी को मिलेगा। बिजली घर घर पहुंचेगी, उद्योगों को मिलेगी, देश को मिलेगी और देश की आर्थिक आधारभूत ढांचे में अपना योगदान देगी। दूसरा, ये बिजली जो महंगे आयातित तेलों से और कोयले से और प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों से बनती है उससे भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि पन बिजली जो है वह प्रदूषण मुक्त बिजली है। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है केंद्र द्वारा जो है रेल के क्षेत्र में, और रेल से कश्मीर घाटी को देश के और केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस कदम को और साथ ही पर्यटक के क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र शासन द्वारा? पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर पटरियां बिछाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनिहाल के पास बनाकर इस देश ने न केवल अपनी इच्छा शक्ति बल्कि अपनी क्षमता, अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को, अपने कौशल को भी प्रदर्शित किया है और सुदूर दूर दराज के क्षेत्रों को तुरंत जोड़ने वाले यातायात के जो कारक हैं उसमें निवेश किया है और इसका लाभ मिलेगा। सड़क के माध्यम से आने जाने वाले यातायात को भी सुरंगों का जाल बिछाकर और हमारे राजमार्ग हैं उनको चौड़ा करके, उनकी 4 लेनिंग करके उन्हें और सुरक्षित और त्वरित करने का काम भी हुआ है। ये आधारभूत ढांचा वर्षों से प्रतीक्षा में था इस तरह के उन्नयन में, जो अब संभव हो पाया है क्योंकि बहुत हद तक जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था, जो अफसरशाही का भ्रष्टाचार था और जो शांति का अभाव था, सुरक्षा का अभाव था, उसके चलते ये बड़ी परियोजनाएं लागू नहीं हो पा रही, काम करने वाले नहीं आ पा रहे थे। अब ये त्वरित गति से हो रहा है और इसका चारों दिशाओं में एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रही थी जम्मू कश्मीर में विकास के लिए सरकार की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम ला रहे हैं भारत में हिंदी सिनेमा के सफर की कहानी। बॉलीवुड के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म उद्योग आज भारत में फिल्मों से होने वाली कुल आय में करीब 40% का हिस्सेदार है। अभी अमेरिकी फिल्म उद्योग हॉलीवुड को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र बन चुका है। व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ बगैर किसी नाच गाने वाली एक विशिष्ट शैली की यथार्थवादी कला फिल्में भी हिंदी सिनेमा का ही हिस्सा हैं। बॉम्बे और हॉलीवुड के मेल से बना शब्द बॉलीवुड तब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया जब 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के तौर पर अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। 50 और 60 के दशक में बनाई गई
अनेक हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और उनका संगीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे सितारों का जमाना था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। मुगल आजम, आवारा, संगम, गंगा जमुना, प्यासा, आराधना, बॉबी, आनंद और शोले जैसी फिल्में पूरे देश में बेहद पसंद की गईं। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों ने 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया बात चलिया। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब, ए बाबू मशाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो क्या ख्याल है? मधुबाला, नरगिस, वैजयंतीमाला, मीना कुमारी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों का जादू भी सबके सर चढ़कर बोला। के आसिफ, बी.आर. चोपड़ा, राज कपूर, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, मीरा नायर और आशुतोष गोवारिकर जैसे महान फिल्म निर्माताओं ने हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। नौशाद, एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान जैसे प्रख्यात संगीतकारों ने फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां दी। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 चल छैया। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक तौर पर नामांकित सभी तीनों भारतीय फिल्में यानी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान हिंदी में ही बनी थी। आकाशवाणी ने भी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपनी शानदार भूमिका निभाई। कल हम आपको देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु सिनेमा की कहानी सुनाएंगे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज होगा। ये मैच लखनऊ में दोपहर बाद 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में और तीसरा तथा अंतिम मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। सूरत में राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के पुरुष एकल फाइनल में आज तेलंगाना के खिलाड़ी और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन बी साई प्रणीत का मुकाबला कर्नाटका के मिथुन मंजुनाथ से होगा। महिला एकल में शीर्ष वरीय महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप से होगा। पुरुषों के सेमीफाइनल में कल साई प्रणीत ने कर्नाटका के एम रघु को 21-12, 21-19 से पराजित किया। मिथुन ने गुजरात के आर्यमन टंडन पर 21-9, 21-11 से जीत दर्ज की। निशानेबाजी में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में पुरुषों की जूनियर स्की टीम ने कल क्रोएशिया के ओसीजेक में चेक गणराज्य को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय तिकड़ी भावतेज सिंह गिल, ऋतुराज बुंदेला और अभय सिंह सेखों ने कांस्य पदक मैच में चेक गणराज्य की टीम को 6-2 से पराजित किया।
और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होने की संभावना है। गुवाहाटी, शिलांग, ईटानगर और आइजॉल में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक और कोहिमा में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी पड़ सकते हैं। तापमान 19 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं, उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, जम्मू कश्मीर में बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है, पाकिस्तान से नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों से करेंगे बात, आतंक का करेंगे सफाया। श्री शाह ने कहा, 1990 से अब तक आतंकवाद ने ली 42,000 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और अन्य विकास योजनाओं की शुरुआत पर लोकसत्ते की सुर्खी है। हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का दिया उपहार। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, व्यापक जनसंख्या नीति हो तैयार। अमर उजाला का कहना है, देश में बने समग्र जनसंख्या नीति सब पर समान रूप से हो लागू। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर दैनिक भास्कर की टिप्पणी है। पीएफआई की कुंडली, 4 चरण में भर्ती सदस्यों को वेतन भत्ते भी। हिन्दुस्तान सख्ती शीर्षक से लिखता है, फर्जी कॉल पर अंकुश की तैयार मिटराई, नाम बदलकर कॉल करने वालों की अब खैर नहीं। 1 साल की सजा होगी केवाईसी में गलत पहचान देने पर। इंटरनेट और ऐप से कॉलिंग की भी निगरानी। दैनिक जागरण का कहना है कि वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 5-6 महीनों के दौरान कर संग्रह के मोर्चे पर प्रदर्शन सरकार की उम्मीदों से बेहतर रहा है, लेकिन अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ से राजकोषीय घाटा 6.6% रहने का अनुमान। राजस्थान पत्रिका ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा का उल्लेख करते हुए लिखा है, क्लिक और बायो और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए जीता नोबेल। बेरी और मोर्टन ने केमिस्ट्री की फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की नींव रखी, जबकि कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को दिए नए आयाम। अमर उजाला लिखता है, इस बार किसान नहीं जलाए पराली, कमाए पैसे। बासमती की पराली 6,000 प्रति एकड़ बिक रही है। सूखे चार की कमी को देखते हुए चारा व्यापारी पराली को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया। कहा, राज्य में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ वार्ता से इनकार किया। श्री शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के बाद होंगे। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुख्य चुनाव सुधारों पर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत जारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ मुस्लिम समुदाय से संपर्क जारी रखेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना। केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को और बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। म्यांमार में नौकरियों के घोटाले में फंसे 45 भारतीयों को छुड़वाया गया। ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया।
और लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।